अगर आप मोमिना के रेफरेंस से आते हैं और आप कोई भी सर्विस लेते हैं तो आपको उसमें 10 to 15% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। जो लोग नहीं आते सैलून, ठीक है, और वो घर पे रहकर भी अपनी स्किन को फ्रेश रखना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? हमने बाकायदा स्टडी किया उसके बारे में और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज हम मौजूद है सबा साइमा ब्यूटी हब, जानेंगे उनसे कि वो कितने लोगों को खूबसूरत और हसीन बना चुके हैं और इसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, कितने सालों से वो ये काम कर रही हैं। तो आइए मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। रिसेप्शन पे बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम मौजूद है सबा और साइमा ब्यूटी हब पे। जानते हैं कि सबा कौन है और साइमा कौन है। कैसी है मोमिना? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बेहतरीन A1। अच्छा ये बताएं, सबा कौन है और साइमा कौन है? मैं हूँ सबा शाह। मैं साइमा। यार कितनी कॉम्प्लिकेटेड, बहनें हो गया दोनों? यार हम लोग फ्रेंड्स हैं और बहुत पुराने दोस्त हैं। बहुत पुराने दोस्त हैं। कितनी देर पुरानी दोस्ती है आपकी? ऑलमोस्ट 10 years। लोग तो रिश्ते भी 2-2 साल निभा के छोड़ देते हैं। आप लोगों ने दोस्ती 10 साल कैसे चला ली? प्यार, मोहब्बत, ट्रस्ट, और यही ट्रस्ट और यही प्यार मोहब्बत हमें पार्टनरशिप करने पे मजबूर कर दिया और फिर हमने पार्टनरशिप पे अपनी ये ब्रांच स्टार्ट की। अच्छा, तो साइमा आप ही मुझे ये बताएं कि आप लोगों की मुलाकात कहाँ पर हुई थी पहली दफ़ा? एक्चुअली हम दोनों की मुलाकात ये सीखने के दौरान ही एक इंस्टीट्यूट में हुई थी और वहीं से फिर हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद हमने जो भी स्पेशलाइजेशन हेयर के कोर्सेज़ LBC लाहौर ब्यूटी कॉलेज क्यों ने और भी अदर कोर्सेज़ जो भी हमने मतलब सीखा, हमने फिर इकट्ठे ही सीखा। माशाल्लाह 10 साल हो गए, इस अरसे में शादी भी हुई होगी, बच्चे भी हुए होंगे, लेकिन फिर भी आप दोनों साथ हैं। कोई कभी क्लैश नहीं आया? जो जहाँ कहते हैं ना दो बर्तन हो, थोड़ा बहुत खड़क भी जाते हैं, लेकिन जहाँ आपका ट्रस्ट हो, आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये दो ख़वातीन मेरे साथ बैठी हुई हैं जो लोगों को खूबसूरत बनाती हैं, मतलब लोग आते कुछ हैं और जाते कुछ हैं, तो इनसे जानते हैं। अच्छा सबा आप ही ये बताएं कि किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, क्या डिमांड्स होती है उनकी? ये अगर स्किन डिपार्टमेंट में देखा जाए तो स्किन डिपार्टमेंट में मोस्टली हमारे पास क्लाइंट आता है कि जी हमें एकदम से एक वाइटनिंग इफ़ेक्ट मिले, एक ग्लोई स्किन मिले, और अगर मेकअप में आते हैं तो उनका टोटली होता है कि हमें बड़ी एक फ़्रेश और सॉफ्ट, जिस तरह आजकल बहुत सॉफ्ट लुक चल रही है मेकअप की, हमें फ़्रेश और सॉफ्ट लुक मिले। तो जो क्लाइंट की डिमांड होते हैं उसका अकॉर्डिंग हम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई होकर हमसे जाता है। बल्कि अगर एक क्लाइंट जाता है तो उसकी भाभी, खाला, मासी जो भी है देख के, स्पेशली हमारे मेकअप को देख के हमारा क्लाइंट और यहाँ पे आता है। इसके अलावा हमारे स्किन के भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। स्किन में हम एस्थेटिक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट एस्थेटिक भी आप कर रहे हैं? जी, हम एस्थेटिक भी कर रहे हैं हमारे पास, और एस्थेटिक हम डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं। हम बिल्कुल नर्सेज के साथ नहीं कर रहे। बहुत हमारा प्रोफेशनल स्टाफ है जिसमें हमारी एक डॉक्टर की पूरी टीम है, वो हमारे साथ बैठती है और उनके साथ मिलकर हम एस्थेटिक कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आगे जो फ्यूचर आ रहा है वो एस्थेटिक का ही है अगर इस फील्ड में देखा जाए। तो बेसिकली हम हमेशा वो काम सोचते हैं जो आज से 10 साल बाद बेनिफिशियल हमारे लिए हो। तो आपको पता है कि अगर वक्त के साथ ना चला जाए तो इंसान पीछे रह जाता है, इसलिए हम वक्त के साथ चलते हैं और अभी से एस्थेटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी बुनियाद रख रहे हैं अपने सैलून्स में, तीनों ब्रांचेस में इंशाल्लाह। साइमा आप ये बताइएगा कि लोग फेशियल्स के लिए आते हैं, अब उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में कोई वाइटनिंग होता है, कोई हर्बल होता है, इनकी आप तो एक तो डिफरेंस पहले बताएं फिर हम आगे चलते हैं। देखें, बेसिकली जो हमारे यहाँ एशियन है ना, उनके जहन में यही होता है कि हम फेशियल लें और हम गोरे हो जाएं, लेकिन फेशियल बेसिकली आपको गोरा नहीं करता। फेशियल के आपके क्लेंजिंग होती है, आपकी एक्सफ्लॉइटिंग होती है, आपको रिलैक्सिंग होती है, और उसके बाद जब हम उस सारे ट्रीटमेंट को लॉक करते हैं तो फेशियल बेसिकली जब आप क्लाइंट को अपने रिलैक्स करते हैं तो ऑलरेडी एक ग्लो उसके फेस पे आ जाता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए लोगों के जहन में कि फेशियल से आप गोरे हो जाते हैं। तो ये जो वाइटनिंग फेशियल होता है, हर्बल होता है, इससे
आपके स्किन टोन में कोई फ़र्क भी आता है या नहीं आता? फेशियल से डेफिनेटली स्किन टोन में फ़र्क आता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता कि आप कहो कि आप मैं बिल्कुल ही वाइट हो जाऊँ। जब आपकी क्लेंजिंग होती है, आपकी एक्सप्लॉइटिंग होती है, ऊपर की डेड स्किन रिमूव होती है, आपको एक रिलैक्सिंग मसाज मिलता है जिससे आपके सारे मसल रिलैक्स करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन ऑलरेडी ही 1 से 2 टोन लाइटर हो जाती है और एक ग्लो, एक रिलैक्सिंग आपको फीलिंग्स आती हैं। तो फेशियल के बेसिकली ये रिजल्ट्स होते हैं। कभी कोई ऐसा क्लाइंट नहीं मिला कि उसने कहा मैंने तो फेशियल करवाया था, मुझे तो ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा, आपने ये क्या किया? आ जाते हैं हम अपने जो हम बेसिकली हमें बेनिफिट ये है दोनों को कि हम लोगों ने स्टडी करके हर चीज़ को, बाल को, स्किन को स्टडी करके, और हमें हर चीज़ की मतलब ना नॉलेज है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें और समझा सकें कि भाई डेफिनेटली जब आप बहुत ज़्यादा वाइटनिंग की तरफ जाते हो तो उसमें उतना ज़्यादा मर्करी ऐड होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो समझदार क्लाइंट हैं वो इस बात को समझते हैं। यानी कि वो जो आजकल रवायती सैलून्स खोल के बैठे हुए हैं और जो कहते हैं कि मतलब हम अक्सर टिकटॉक्स पे देखते हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो फेशियल जो है वो आपको ऐसा गोरा बनाएगा आपका हस्बैंड भी नहीं पहचान सकता, वो हिसाब नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई हिसाब नहीं है, बल्कि हम हर इंसान की स्किन टोन के हिसाब से उसकी जो स्किन डिमांड या उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसका पॉलिशर, उसके हिसाब से उसका मसाज, उसके हिसाब से उसकी एक्सप्लॉइटिंग होती है। आप हर स्किन को सेम स्टेप्स नहीं कर सकते। सब आप ही ये बताइएगा कि एक्नी जिन लोगों को होता है उसका भी हम सैलून में आके उसको ट्रीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो एक्नी है उसके भी सैलून्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। एक्नी बहुत सारे फेशियल्स हैं जो हम एक्नी ट्रीटमेंट लोगों को देते हैं, और काफ़ी हद तक, क्योंकि देखें जब हम फेशियल देते हैं ना, फेशियल का मतलब होता है डीप क्लीनिंग। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि वाइटनिंग के लिए हमें फेशियल चाहिए, ये टोटली मेरे नज़दीक मतलब ज़ीरो है। फेशियल का बेसिकली मकसद होता है आपने डीप क्लीन स्किन को करना है, और जिस तरह के साइमन ने आपको बताया कि एक्सफोलिएटिंग होती है, डेड स्किन लेयर जाती है, तो इसी तरह से जो एक्नी जो डीप स्किन लेयर होती है हम वो भी रिमूव करते हैं। बहुत सारे एक्नी फेशियल्स हैं, हाइड्रा बहुत सारे एक्नी फेशियल्स हैं, मेडिकेटेड बहुत सारे एक्नी फेशियल हैं जिनको हम लेके चलते हैं और क्लाइंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। ओके फाइन। ये बताइएगा हेयर एक्सटेंशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इन है आजकल, ये रियल हेयर होते हैं या फेक? हेयर एक्सटेंशन में हम रियल हेयर यूज़ करते हैं, इसमें फ़ेक भी यूज़ करते हैं। इसकी बहुत सारी किस्में हैं और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के कि जनाब हमने एक्सटेंशन लगवाएंगे तो हमारे अपने हेयर भी चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्सटेंशन मोस्टली ख़वातीन हमसे लगाती हैं जिनकी हेयर लेंथ एक जगह आके रुक जाती है, और वो लॉन्ग हेयर्स के लिए कुछ एलोपेशिया की पेशेंट होती हैं, कुछ ऐसी पेशेंट होती है जिनमें हेयर फॉल का मसला होता है, तो वो हेयर एक्सटेंशन की तरफ जाती हैं। और आई थिंक जाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हर औरत को खूबसूरत नज़र आने का हक है, और आपकी पर्सनैलिटी में जो आपके बाल हैं वो सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। एक बंदी के बाल खूबसूरत नहीं होंगे, उसने जितना मर्जी अच्छा ड्रेस पहना हो, जितनी अच्छा मर्जी स्किन हो, लेकिन अगर उसके बाल अच्छे नहीं होंगे तो उसकी पर्सनैलिटी में कमी, एक नुमाया फ़र्क आपको फ़ील होगा। तो इसलिए जो हेयर एक्सटेंशन के जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह कभी कोई आप और हमारे से इंटरव्यू करें, उसमें हम आपको प्रॉपर हेयर एक्सटेंशन कितनी टाइप की होती हैं और किस तरह के लोगों को किस तरह की एक्सटेंशन लगवानी चाहिए, हम आपको प्रॉपर उसमें एक गाइडलाइन बताएंगे ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी समझ आ सके और वो सैलून्स में जाकर अपने हेयर्स के मुताबिक अपने मुताबिक सही सिलेक्शन कर सकें एक्सटेंशंस की। अच्छा, ये भी एक थोड़ा सा बताइएगा कि हेयर एक्सटेंशंस आप लगवाते हो, आप इसको कितनी देर बाद रिमूव करवा सकते हो या ये खुद ब खुद रिमूव होना? नहीं, देखिए बाल हमारा बढ़ता है, हर रोज़ हमारा बाल बढ़ता है, ठीक है। तो जब हम हेयर एक्सटेंशन लगवाते हैं तो ऑब्वियसली एक्सटेंशन नीचे की तरफ आती हैं। समटाइम्स ये होता है कि हेयर एक्सटेंशन लूज़ होके कुछ उतर भी जाती हैं, तो जो सही इसका ड्यूरेशन है वो आफ्टर 3 to 4 मंथ्स हम कहते हैं कि रीएप्लीकेशन मीन्स बाल दोबारा से उतार के हमने ऊपर लगाना होता है। तो इससे आप जो शैम्पू करते हो या कंडीशनर करते हो अपने बालों को, ये इफेक्ट नहीं होता? नहीं, सिर्फ इसको आपने जिस तरह अपने बालों की केयर करनी है वैसे ही आपने हेयर एक्सटेंशन की केयर करनी होती है। मतलब आप वॉश कर सकते हो? हाँ, इसमें आप वॉश कर सकते हैं, इसमें आप कॉम कर सकते हैं, इसमें आप कर्ल्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने 100% जो ओरिजिनल हेयर्स हैं वो लगाने होते हैं। तो इसमें आप हर तरह की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, इनफैक्ट कैरेटीन तक आप करवा सकते हैं इसमें। अच्छा जी साइमा, आप हमें ये बताएं कि कुछ लोग जो होते हैं वो हेयर कलर करवाते हैं, हेयर डाई करवाते हैं।
अब कुछ लोग जो इसमें कितना केमिकल यूज़ होता है और ये बालों को कितना डैमेज करता है? देखिए मेरी बात सुने, कोई भी प्रोसीजर या कोई भी ट्रीटमेंट है ना, जब आप उसको सही तरीके से आप कैरी करते हो या उसको सही तरीके से अप्लाई करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म का नुकसान होता है। कुछ सैलून में मैंने देखा है कि 30-40 वॉल्यूम रूट्स में यूज़ कर लेते हैं प्री लाइट करने के लिए बाल। क्या होता है, क्लाइंट बाद में कंप्लेंट करता है कि जी मेरा तो हेयर फॉल शुरू हो गया, मैंने 1 शेड कलर लिया, मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया, जबकि रूट्स के लिए जस्ट 10 और 20 वॉल्यूम्स बने हैं। हमें ये कॉन्सेप्ट्स और ये चीज़ें जो पढ़ने से ही पता चलती हैं। अगर हम सैलून में काम करके दैट्स इट हम जाके सैलून खोल के बैठ जाएं तो ये चीज़ें, यही फॉल्स होते हैं जो एक आम सैलून्स और एक जो पढ़े लिखे बंदी कोई सैलून बनाए उसमें। ठीक है, मैं जिस तरह कैराटिन ट्रीटमेंट्स हैं, बोटॉक्स हैं, नैनोप्लास्टियाँ हैं, रिबॉन्डिंग है, एक्सटेंसो है, हाईलाइट्स हैं, लोलाइट्स हैं, मतलब वेरियस ट्रीटमेंट्स हैं। आप कोई सा भी ट्रीटमेंट लें, लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से अप्लाई किया है, रूट्स छोड़ के अप्लाई किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन ट्रीटमेंट्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यानी कि मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि यार वो मैंने हेयर कलर करवाया या डाई करवाया तो मेरे बाल बहुत उतरने लग गए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो गंजी हो जाऊंगी और डैमेज बहुत ज़्यादा हो गए। ये क्या चीज़ है, मतलब वाकई ही ऐसा होता है या सिर्फ ये मिथ्स? मैंने आपसे पहले ही मतलब ये बात की है कि देखें, अगर उस सैलून ने अब उसके रूट्स पे 30 वॉल्यूम यूज़ कर दिया प्री लाइट करने के लिए उसके बाल को, या 40 यूज़ कर दिया, तो डेफिनेटली उसकी रूट्स को अफेक्ट करेगा। इवन कि मेरे पास एक क्लाइंट यहाँ पे भी आई थी और मैंने उनके स्किन सर के अंदर बाकायदा पैचेस देखे थे, तो मैं एकदम परेशान हो गई और मैंने उनसे पूछा, आप मेरे पास कैराटिन ट्रीटमेंट के लिए आई हैं, लेकिन मैं आपको कैसे कैराटिन ट्रीटमेंट दूँ, ये पैचेस किस चीज़ के हैं आपकी? तो उन्होंने मुझे डिफ़ाइन किया कि मैंने हाईलाइट्स ली थी कुछ अर्सा पहले, 2 ईयर्स बिफोर, और उन हाईलाइट्स के बाद जो मतलब उसने मेरे बालों में वो कट डाउन की वो लगाई थी ना, मतलब हाईलाइट्स की थी, तो वो मेरे पूरे वो पैच उतर गए थे। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि डेफिनेटली उसने वो जो ब्लीचिंग ट्रीटमेंट या जो भी फेडिंग ट्रीटमेंट था वो उनके रूट्स तक ले गई, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो इसका मतलब मैंने कहा ना कि हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है, प्रॉपर वे से अगर आप चलें, प्रॉपर तरीके से चलें, तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं देती। अच्छा सबा, आप ये बताएं कि कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि यार ये बालों को डैमेज करते हैं हेयर डाई या हेयर कलर जो है, और वो मेहंदी लगा लेते हैं। ये कितना लाइक ठीक प्रोसेस है, और अगर आपने मेहंदी लगवा ली एक दफ़ा तो क्या आप दोबारा डाई करवा सकते हो अपने बाल? अच्छा, सबसे पहले तो कि मैं मेहंदी के टोटली अगेंस्ट हूँ। इवन कि मैंने जितनी भी हमारी जो हेयर स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने हेयर को बाकायदा स्टडी किया हुआ है, मेहंदी बालों को ड्राई करती है। नो डाउट हमारी मदर्स, हमारी नानी दादी का एक बड़ी होम रेमेडीज़ होती हैं, अंडे में लगाएं, दही में लगाएं, ठीक है, लेकिन मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। एक तो जब मेहंदी लेयर बनाती है जिसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, लाइक मेहंदी लगे बालों पर कैराटीन अगर करते हैं तो वो 30 to 40% वर्क करेगा, इससे ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी हम कोई हेयर डाई करते हैं, कोई कट डाउन करते हैं, तो वो मेहंदी के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उसने क्यूटिकल के ऊपर इतनी मोटी मेहंदी लेयर बना देती है, क्यूटिकल सील। ऑब्वियसली जब तक क्यूटिकल सील नहीं होगा तो हम बालों की, क्योंकि बालों की होती है 3 लेयर्स, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मोड्यूला। अब जितना भी वर्क होता है, जिस भी केमिकल का वर्क होता है, वो जाता है कॉर्टेक्स के, और कॉर्टेक्स पे कैसे वर्क करेगा जब तक क्यूटिकल ओपन नहीं होगा। अब जब क्यूटिकल को मेहंदी ने सील कर दिया है तो वो किस तरह से क्यूटिकल ओपन होगा और किस तरह से कॉर्टेक्स पे वर्क करेगा। हमारी बंदियों को यहाँ नहीं पता, नानी ने कह दिया, दादी ने कह दिया, लगा दिया। क्या होता है जब आप मुसलसल मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो बाल ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद क्या होता है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो टोटली मेहंदी के अगेंस्ट हूँ, मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप कोई ट्रीटमेंट नहीं बालों का करवा सकते, आप कैराटिन नहीं करवा सकते, आप रिबॉन्डिंग। ये मेहंदी लगाने की कितने देर बाद आप ये जो कैराटिन वगैरह है ये करवा सकते हो, मतलब कब ये रिपेयर होना शुरू होता है और कब आप डाई वगैरह की तरफ जा सकते हैं? देखिए, मेहंदी लगी आपकी फर्स्ट लेयर के ऊपर यानी क्यूटिकल के ऊपर लग गई, उसके बाद जब तक वो बाल बिल्कुल नीचे नहीं चलेगा, लाइक 1 या 2 साल में, उस तब तक आप ना कट डाउन करवा सकते हैं, ना उस पर बेस कलर करवा सकते हैं, ना उस पर कोई ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर करवाएंगे भी, मोस्टली सैलून वाले कहते हैं जी आए जी हम कर दें, तो क्या होगा, कट डाउन करेगा, किस लेवल तक जाएंगे, लेवल 4, 5, 6 तक चले जाएंगे, ऑरेंज बार निकलेगा ज़्यादा। अगर कोई, क्योंकि अगर कोई ट्रेंड बंदी नहीं है, अगर कोई प्रोफेशनल बंदी नहीं है, तो वो दोबारा कट डाउन करेगी, क्या होगा, डैमेज, इन द एंड बाल डैमेज होगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ जिन लोगों ने मेहंदी लगाई है वो तकरीबन 1 से 2 साल कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लें,
ना वो स्ट्रिक्स की तरफ जाएं, ना वो कैरेटिन की तरफ जाएं, और ना ही वो किसी और हेयर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। कुछ हेयर ट्रीटमेंट जो आप करवा सकते हैं, लाइक मॉइस्चराइजिंग के लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आरपी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट हम उनको नहीं सजेस्ट करते। साइमा आप ही ये बताएं कि मेकअप जो है, जो ब्राइडल्स आती हैं आपके पास, वो किस तरह का मेकअप जो है वो प्रेफर करती हैं, या वो आपको कोई पिक्चर दिखाती हैं कि यार ये वाला मेकअप कर दो मुझे, या आप उसको कहती हैं कि आपके फेस पे ये अच्छा लगेगा मैं ये कर दूँगी? डेफिनेटली पिक्चर्स भी दिखाती हैं, उनकी डिमांड भी होती हैं, रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। कुछ यहाँ पे अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बोल्ड शौक मेकअप पसंद करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जब सैलून स्टार्ट किया, हमारे इनॉग्रेशन पे हमारी बुकिंग हुई और पूरी फैमिली को बोल्ड मेकअप पसंद था। तो मेरा ख्याल है मैंने और सबा ने कोई 2 साल बाद अपने वो सारे बोल्ड शेड की किट्स खोली थी। यानी कि इतना बोल्ड उन्हें पसंद था कि पीकॉक मेकअप, लाइक उनके अगर रॉयल ब्लू रेड साड़ियाँ तो उनको वैसे मेकअप चाहिए थे। ये तो चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली डिमांड जो आजकल लोगों की है वो है सॉफ्ट मेकअप और जैसे न्यूड मेकअप। ब्राइडल्स भी आजकल यही डिमांड कर रही हैं। अब मतलब हेयर स्टाइल भी सिंपल्स हों, हमारे मेकअप भी मतलब बहुत सॉफ्ट हों जिसमें हमारी नेचुरल लुक आए। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़माना रह गया कि वो जो हैवी बेसेस और हैवी आईज़ और हैवी काजल और हैवी लिपस्टिक्स थी। अब लोगों की चॉइसेस बहुत चेंज हो गई हैं। तो मतलब आप खुद से भी सजेस्ट करते हो कि यार तुम्हारे पर लाइट नहीं अच्छा लगेगा, तुम थोड़ा डार्क की तरफ चली जाओ? डेफिनेटली हम सजेस्ट करते हैं, जिसमें मतलब हम बल्कि उन्होंने जो आई मेकअप हमें दिखाए होते हैं बाज़ का तो उनकी आई उसके मुताबिक नहीं होती, हुडीड होती हैं या थोड़ी सी मतलब जिसे हम हुडीड आइज़ कहते हैं या थोड़ी सी फ्रंट से हुडीड होती हैं। तो फिर हम उन्हें उसके मुताबिक कहते हैं कि भाई आपको ये लाइनर नहीं सूट करेगा, या आपको ये इस तरह का आई शेड्स मतलब ये इस तरह की आई जो शेप है आई शेड्स की ये सूट नहीं करेगी। फिर हम ये है कि उनका जो डिमांड होती है उसके मुताबिक उन शेड्स को यूज़ करते हैं, उन अकॉर्डिंग उनकी फ़ीचर्स उनके चेहरे के हिसाब से उस मेकअप को सेटल कर देते हैं उनके फेस पे। सब आप ही ये बताइएगा कि नेल एक्सटेंशंस लोग क्या डिमांड करते हैं और ये करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? बेसिकली हम खुद भी नेल एक्सटेंशन का काम करते हैं, तो मैं तो कहूँगी करवाने चाहिए। अच्छा, नेल एक्सटेंशन का ये होता है कि डिमांड लोगों की मोस्टली होती है कि ये ज़्यादा स्टे करें, ठीक है, और उसमें लोग मुख्तलिफ नेल आर्ट करवाते हैं, फ्रेंच नेल करवाते हैं, ठीक है, ग्लिटरी नेल्स करवा लेते हैं, और उसमें हमारे 3 तरह की एक्सटेंशन होती हैं। एक हम सॉफ्ट जेल से करते हैं, एक हार्ड जेल नेल एक्सटेंशन होती है, और एक होता है एक्रेलिक पाउडर। अब जो लॉन्ग लास्टिंग होता है वो होता है एक्रेलिक पाउडर, लेकिन एक्रेलिक पाउडर ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है नेल एज़ कम्पेयर टू नेल जेल एक्सटेंशन। और एक्रेलिक पाउडर थोड़ा सा टाइम भी लॉन्ग लास्टिंग इसका होता है, लेकिन हाँ जितने भी नेल्स एक्सटेंशन हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रिकमेंड करूँगी कि वंस इन अ मंथ, इससे ज़्यादा नहीं करवाएं, या आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 3 मंथ्स, बिकॉज जब हम नेल एक्सटेंशन करते हैं ना तो हमें नेल का कैरेटीन ख़त्म करना हो। क्या आपको पता है नेल में भी कैरेटीन है? बेसिकली हम एजुकेटर्स भी हैं नेल्स के, स्किन के, मेकअप के, तो हमने हर चीज़ पढ़ के यहाँ पे बैठे हैं, स्टडी करके यहाँ पे बैठे हैं। कोई भी ऐसा काम ऐसा नहीं है कि बस हमने जस्ट सीखा और किया है, हमने बाकायदा स्टडी किया उसके बारे में और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। तो नेल्स जब हम बार बार रब तो करें, ये नेल केराटिन जो होता है इसका क्या नुकसान है? अच्छा, हर जो नेल होता है ना, बेसिकली नेल में कैरेटिन होता है, और कैरेटिन होता है इसकी फर्स्ट लेयर में। जब हम नेल रब करते हैं हमें बेसिकली नेल का कैरेटिन काफ़ी हद तक ख़त्म करके, उसकी शाइन ख़त्म करके हम ऊपर फिर नेल लगाते हैं, अदरवाइज़ नेल इस पे ज़्यादा स्टे नहीं करता। अब आप खुद सोचिए, जब हम एक चीज़ को इतना ज़्यादा रब करेंगे तो क्या इन द एंड होगा, नेल हमारा बहुत थिन हो जाएगा, ठीक है, तो नेल डैमेज हो सकता है, नेल बेड डैमेज हो सकता है, कहीं पे भी अगर नेल हमारा हिट करे तो हमारा पूरा नेल बेड उखड़ सकता है और अच्छी खासी इंजरी हो सकती है। तो मैं आपको डरा नहीं रही, नेल एक्सटेंशन वाली करवाएं लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी वंस इन अ मंथ, मतलब ज़्यादा नहीं कि जो आप हर वीक जा रहे हैं, आप हर वीक नेल एक्सटेंशन करवा रहे हैं। मेरे पास अगर मंथ में 2 से 3 दफ़ा आए तो मैं उनको तीसरी दफ़ा तो टोटली मना कर देती हूँ कि भाई मैं अभी नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्वालिटी वाला काम दे रहे हैं ताकि उनको किसी किस्म कंप्लेन ना हो कि बाद में नेल डैमेज हो जाए या फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि अगर नेल की अगर प्रॉपर केयर ना कीजिए तो इसमें फंगल इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत हार्मफुल है। अब ये बताइएगा कि फ्रेंच नेल्स यहाँ पे ये एक्रेलिक, ठीक है, ये अगर 2 से 3 दफ़ा नहीं आ रहे तो फिर भी कितनी देर स्टे कर सकता है?
एक्रेलिक पाउडर नेल, जैसे मैंने आपको बताया कि पाउडर नेल 1 to 2 मंथ्स ये स्टे कर जाते हैं। इसकी रीफिलिंग उसके बाद आती है, क्योंकि आपको पता है नेल भी बढ़ता है और इस तरह लैश भी बढ़ती है, इस तरह हेयर भी बढ़ता है, वैसे नेल का भी सीन है। और इसकी रीफिलिंग आती है तकरीबन 2 to 3 वीक्स के बाद। अगर आप जेल नेल एक्सटेंशन करते हो, जेल नेल एक्सटेंशन हमारा स्टे करते हैं 1 मंथ और एक्रेलिक पाउडर नेल एक्सटेंशन हमारा स्टे करते हैं ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स। अब हम ज़रा इसकी एंडिंग की तरफ जाते हैं। साइमा, आप ये बताइएगा कि जो लोग नहीं आते सैलून, ठीक है, और वो घर पे रह कर भी अपनी स्किन को फ्रेश रखना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखें, मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं जी, हमने घर में फेशियल किट रखी हुई है, हम खुद से अपना फेशियल कर लेते हैं। नॉट लाइक फेशियल, वैसे ही अगर हमको इनको रेमेडी देना चाहे कि आप अपनी स्किन को इस तरह फ्रेश रख सकते हो, ये खा सकते हो, ये लगा सकते हो, तो डेफिनेटली पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि हमारी स्किन पे सबसे पहला इफ़ेक्ट वाटर डालता है। पानी की इंटेक ज़्यादा करें, फ्रूट्स खाएं, सैलड्स खाएं, अगर फ्रूट अफोर्डेबल नहीं है सैलड्स खाएं, सब्जियां खाएं, और तली हुई चीज़ों से गुरेज करें, जो क्योंकि जंक फूड से गुरेज करें, क्योंकि जंक फूड जो है, जो मोस्ट एक्ने का जो प्रॉब्लम आ रहा है हमारी बच्चियों में, छोटी छोटी बच्चियाँ 13-14 साल की, उनकी नेक ब्लैक हो रही हैं बैक से, उनके लिप्स के एरिए ब्लैक हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम जंक फूड में की वजह से आ रहा है। इन चीज़ों को अवॉइड करें, खाएं, लेकिन किसी भी चीज़ की जो एक्सेस होती है वो आपको नुकसान देती है। अगर हम नॉर्मल तरीके से हर चीज़ को, मतलब जिस तरह मैंने आपसे पहले ही बात की कि हर चीज़ की एक्सेस प्रोडक्ट्स में भी नुकसान देती है और खाने पीने में भी। नॉर्मल तरीके से हेल्दी चीज़ें खाएं तो स्किन जो है आपकी अच्छी रहेगी। सब आप ये बताइएगा कि अगर घर पे हमने हेल्दी हेयर्स रखने हो तो किस तरह रख सकते हैं, क्या रेमेडी हो सकती है? घर पे हेल्दी हेयर्स रखने के लिए एक तो स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर, हीट प्रोसीजर से टोटली अवॉइड करें, जो आजकल बच्चियाँ नहीं करती। इसका बेस्ट वे है आप आफ्टर 6 मंथ कैरेटिन लें, अच्छी प्रोडक्ट्स से लें, अच्छे से लॉन्च है और कैरेटिन लें। अगर आपको बहुत स्ट्रेटनिंग चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्ची हैं, हमने अपने ज़माने में खुद बहुत ज़्यादा हेयर स्ट्रेटनिंग की हुई है। एक हेयर स्ट्रेटनिंग से अवॉइड करें, दूसरा सल्फेट फ्री शैम्पू, सल्फेट फ्री कंडीशनर यूज़ करें और कुछ थोड़ी बहुत होम रेमेडीज़ भी करें। अगर आप कोई शैम्पू या कंडीशनर रिकमेंड करें तो वो कौन सा? सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री। नेम बता दें, नेम। मैं किसी भी एक कंपनी का नेम नहीं बता सकती। एक खादे का बता देना हमारी ऑडियंस यार, ट्रेसमी के बहुत अच्छे हैं, लॉरियल के बहुत अच्छे हैं, इनके यूज़ करें, बहुत अच्छे। इनको ब्रांड के प्रमोशन के पैसे बिल्कुल नहीं मिले। मुझे वाकई नहीं मिले। तो ये ब्रांड्स आप यूज़ करें, बहुत अच्छे। इसके अलावा वंस इन अ वीक हेयर मास्क लाजमन यूज़ करें, क्योंकि हमारे बाल जितने नरिश होंगे उतना ही हमारा बाल हेल्दी होगा। पानी बहुत ज़्यादा पिएं और इसके अलावा सीड्स का जो है इंटेक वो रखें, प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा रखें, बायोटीन का इंटेक अच्छा रखें, तो इससे आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, अब जाने से पहले आप दोनों मुश्तरका तौर पर डिसाइड कर लें कि हमारी ऑडियंस जो देख रही है, जो हमारे रेफरेंस से आएगी, आप उनको कितना डिस्काउंट देंगे अगर वो हमारे रेफरेंस से आते हैं तो? 10 to 15% डिस्काउंट। अगर आप मोमिना के रेफरेंस से आते हैं और आप कोई भी सर्विस लेते हैं तो आपको उसमें 10 to 15% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। सेम? हाँ जी, सेम। चलो ठीक है। मैंने कहा यहाँ से 30% की आवाज़ भी आ सकती है। चलिए मैं 5% एक्सीड। 20% गाइस, 20%। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।